All right. All right. So hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 8 of our chapter Some Basic Concepts of Chemistry. एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से बता दो, am I clearly audible and visible to all of you? हाँ, जल्दी से बता दो. लेट मैं हो गई हूँ यार. क्या करूं, किस्मत ही साथ नहीं देती है. जब सब कुछ सही होता है तो किस्मत. लेकिन तुम लोग रोज रोज ये बात सुन के बोर हो गए होगे, तो कोई बात नहीं, आज मैं तुमको कोई बहाने नहीं करूंगी. सच यही था कि पीडीएफ पता नहीं क्यों डाउनलोड नहीं हो रही थी, बट इट्स ओके. देखो तुम लोग समझ रहे हो, मैम की मजबूरी देख रहे हो. अभी हम लोग नोट पे मैं पढ़ा भी नहीं रही हूँ तुमको. क्या रीजन होगा? वो जो जिसपे हम लोग पढ़ाते हैं सारे टीचर्स, मैं उस वाले ऐप पे आपको पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि इसमें भी चल नहीं रही थी वो चीज. तो बट ठीक है, अभी 1-2 दिन में वो भी ठीक होने वाला है सब कुछ. यार तुम नए साल में आए हो, थोड़ा तो ऐसा होता है ना, थोड़ा रीस्टार्ट में टाइम लगता है. एक बार चैट बॉक्स बता दो, am I clearly audible and visible? एक बार जल्दी से बता दो मुझे. बाकी सब सही है, क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूं मैं. अभी तो सब सही है ना? परफेक्ट. ऑल राइट. सो आज आ चुके हैं हम लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. चैट्स प्राइवेट हो गई तुम्हारी? चैट्स प्राइवेट हो गई हमारे बच्चों की? बताओ, चैट्स प्राइवेट हो गई? यस और नो? यस और नो? क्योंकि आज से तुम्हारी चैट्स होने वाली हैं प्राइवेट. बहुत ज्यादा मस्ती हो गई, बहुत दिन से तुम्हारी मस्ती चल रही थी, सारी मस्ती खत्म होगी. आज से कोई चैट्स आपकी पब्लिक नहीं रहेंगी. बहुत बातें कर ली तुम लोगों ने आपस में, एक दूसरे को जान लिया, एक दूसरे की इंस्टा आईडी ले ली, बस. इससे ज्यादा मैं तुम्हें खुश होते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसलिए अब आपकी चैट्स होंगी प्राइवेट. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें. क्लियर. चलो परफेक्ट. ठीक है, डन. All right, so let's get started with today's session, lecture number 8. और हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी चैट्स प्राइवेट नहीं हुई? अच्छा, अभी चैट्स प्राइवेट नहीं हुई है तुम्हारी. ऐसा है क्या? अच्छा जी, ऐसा है क्या? रुको जरा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो चलो. ऑल राइट, तो स्टार्ट करें सेशन. स्टार्ट करें. पहले ये बताओ, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दो. कौन रिवाइज करके आया है? कौन रिवाइज करके आया है? कौन रिवाइज करके आया है? रिवीजन हुआ? सबने रिवीजन किया हुआ है? हो गई है चैट्स प्राइवेट? चलो डन. ठीक है. नहीं हुई है तो बेटा हो जाएगी, नहीं हुई है तो हो जाएगी. ऑलराइट, सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत सारे बच्चों ने रिवीजन किया हुआ है. वेरी गुड. देखो रिवीजन तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन रोज नहीं करोगे तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो इसमें डेली बेसिस पे हमें रिवीजन रिक्वायरमेंट होती है क्लास 11th और 12th में. तो भाई कोशिश करना हर रोज, वैसे तो हर सब्जेक्ट में किया करो, बट मेरे में मैं तो मैंडेटरी बोल रही हूँ भाई. रोज का बस एक ही होमवर्क है, वो है आने से पहले 20 मिनट रिवीजन करके आना. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. एंड ये बेटा टॉपिक एज इट इज उठा के क्लास 12th के पहले चैप्टर में भी है. मतलब क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है ना केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस, उसमें स्टार्टिंग ही इधर से होती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म से. और कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, कुछ डायरेक्ट फॉर्म में होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं, तो ये सब कुछ बहुत जरूरी होने वाला है. सो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, इसके क्वेश्चंस बहुत ध्यान से लगाना, नोट जरूर करते हुए चलना. हर एक चीज, जितनी भी चीजें मैम आपको बताएंगी, मेक श्योर आप उन्हें नोट करते हुए जरूर चलें. ठीक है. स्टार्ट करें. All right, with that let's get started with concentration terms. Concentration terms के पहले मतलब समझो. concentration terms होता क्या है? concentration terms आप पढ़ते क्यों हो? जैसे कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? आज आपको पढ़ना है मास परसेंटेज, मोलारिटी, और उसके अलावा आपको पढ़ना है नॉर्मेलिटी नहीं, आपके में मोल फ्रैक्शन है. तो 4 चीजें हैं, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, और इसके बाद आता है हमारे पास मास परसेंटेज. ठीक है. एक बार मैं ऐसा करती हूँ, उसको जूम ही कर लेती हूँ. चैट्स रुक क्यों गई हैं? आप लोग चैट्स कर नहीं रहे हो या रुक गई? चलो. ऑलराइट. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी सब सही है ना? चलो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता क्या है? देखो बहुत सारी आप रिएक्शंस करते हो, कुछ रिएक्शंस लैब में होती है ना, फिर आप थ्योरेटिकली भी रिएक्शंस को लिखते हो. ये सारी रिएक्शंस हो रही होती है किसी ना किसी सोल्यूशन में, है ना. ये सारी रिएक्शंस जो हो रही है, ये किसी ना किसी सोल्यूशन में हो रही है. चैट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, अभी सही हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें किसी ना किसी सोल्यूशन में हो रही होती है. ठीक है, तो हमारे लिए जरूरी है बेटा ये जानना
कि किस तरीके से कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में क्या हुआ, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या हुआ, क्या सोल्यूशन आपने लिया हुआ है, फिर उसके बाद आप बोलोगे कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, कितना वॉल्यूम है किसी चीज का, कितना मास है किसी चीज का, सॉल्यूशन का मास क्या है, सॉल्वेंट का मास क्या है, सॉल्यूट का मास क्या है, कुछ इस तरीके से ये सारी बातें आप करने वाले हो। तो ये पूरी की पूरी जो कैलकुलेशंस होती है ना, ये आप पढ़ते हो इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। तो पहले मीनिंग जानते हैं जल्दी से। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है मैम? तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब है बेटा, बहुत सारी रिएक्शंस हैं लेबोरेटरीज में हो रही हैं, कैरिड आउट इन द सॉल्यूशन, वो सब की सब सॉल्यूशंस में की जा रही हैं। हमारे लिए जरूरी है जानना हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड, किस तरीके से किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला किसी का नंबर ऑफ मोल्स कितना है ना, किसी का मास कितना है, सॉल्यूशन कितना है, ये सब जानने के लिए, ठीक है। व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तब। जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन का और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो वो अमाउंट किस तरीके से प्रेजेंट है, मतलब लेट्स से मैंने आपसे बोला फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन कराई, ठीक है। ये जो रिएक्शन हमारी चल रही है, ये रिएक्शन हम लैब में कर रहे हैं, किसी सॉल्यूशन के ऊपर ये रिएक्शन चल रही है, मुझे उसका कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म जानना है। जैसे मैंने बोला मुझे पता है इसका नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, जो आप रिएक्शन कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो ये जो मैंने बात पूछी ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया कि आपने उस सॉल्यूशन में जो भी चीजें प्रेजेंट है उससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन पूछ ली, तो इन्हें आप बोलते हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और ये कैलकुलेशंस आप चार तरीके से निकाल सकते हो, चार हमारे पास तरीके हैं, किसी भी तरीके में से एक तरीके से आप इनमें से कोई भी बातें कैलकुलेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 होता है हमारे पास मास परसेंटेज, फिर होता है मोलारिटी, फिर होता है मोलालिटी और फिर होता है मोल फ्रैक्शन। इन सभी को हम 1 बाय 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब सब समझ गए होंगे, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जानते हो, कहते हैं ना डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सॉल्यूट डालते जा रहे हो कॉन्सेंट्रेशन, पानी डालते जा रहे हो डाइल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यही बताता है कितना आप अमाउंट ले रहे हो किसी चीज का, है ना, कितना आपने मोल डाल दिए उस चीज के, कितना वॉल्यूम ऐड किया, है ना, कितना मास निकला बाहर, ये सारी चीजें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आप पढ़ते हो। कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है हमारे कोर्स में? 4। पहला है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी मास बाय मास, दूसरा है हमारे पास मोलारिटी, तीसरा है हमारे पास मोलालिटी और चौथा है मोल फ्रैक्शन। तो 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमें पढ़ना होता है, ठीक है भाई। स्टार्ट करें, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मास परसेंटेज, जिसे हम मास बाय मास भी कहते हैं, मास परसेंटेज, ठीक है, जिसे हम मास बाय मास भी कहते हैं, ठीक है मैम। अगर मैं मास परसेंटेज की बात करूं तो देखो नाम से समझो, मास अपॉन मास, दो चीजों के मास के बारे में जब बात होती है उसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंट, अच्छा जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ने वाले हो ना, उसमें 2-3 चीजें याद रखना। सबसे पहले किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे न्यूमरेटर में सॉल्यूट का मास ले रहे हो, सॉल्वेंट का ले रहे हो, सॉल्यूशन का ले रहे हो, ये दिमाग में बहुत अच्छे से बैठाना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मास परसेंटेज का मतलब समझो, मास परसेंटेज, और जो मैंने हेडिंग में एक लाइन लिखी हुई ना, वो लाइन हर बच्चा नोट करने वाला है, ठीक है, वो सबको नोट करना है, वो सबको नोट करना है, ठीक है। तो पहला मास परसेंटेज, मास परसेंटेज होता है, मान लो मैंने एक सोल्यूशन लिया, मैंने बोला ये एक सोल्यूशन है, इसमें मैंने कितना मास सॉल्यूट का डाला, मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसमें कितना सॉल्यूट मैंने डाला, एक सोल्यूशन है, कितना सॉल्यूट मैंने डाला, और सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम के सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट मैंने डाला। लेट्स से मैंने 100 ग्राम का एक सोल्यूशन उठाया, उसमें चीनी डाल रही हूँ, चीनी एक सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट मैंने डाला उसे आप बोलते हो मास परसेंटेज। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सबको पता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में हो, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में हो, और मिलके बनाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है, कैसे पता चलेगा? जो भी चीज कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट होता है, जो चीज ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होती है। ज्यादातर सॉल्वेंट हमारा वाटर ही देखा जाएगा, बट आपको फिर भी ये रटना नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है, जो भी चीज कम अमाउंट में गिवन है वो सॉल्यूट बन जाता है, जो ज्यादा अमाउंट में गिवन है वो सॉल्वेंट बन जाता है, और दोनों को जोड़ दो तो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो मास परसेंटेज का मतलब समझ में आया, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मास परसेंटेज। मैम एक बार फिर से, अगर मैंने एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन उठाया तो मैंने उसमें कितना सॉल्यूट का मास डाला, उसे आप बोलते हो मास परसेंटेज। मैम एक बार और, मास बाय मास, इसको वेट बाय वेट भी बोल सकते हो, है ना। मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि आप ग्राम्स के टर्म्स में रखोगे, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो ये आ जाता है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज
मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमेशा याद रखना कि जब भी आप सॉल्यूट में जोड़ते हो सॉल्वेंट तो उससे बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होगा? जो भी लेस अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है। सॉल्वेंट जो भी मोर अमाउंट में है, और सॉल्यूशन हमारे पास इन दोनों के मिलके बनता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिला के बनाती हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा इसका मीनिंग है। चलो रीड भी कर लेते हैं भाई जल्दी से, एक लाइन में क्या लिखा हुआ है। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। बेटा हर चीज ग्राम में रखी जा रही है तो ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, नीचे सॉल्यूशन का मास रखना है। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। इसका एक करते हैं क्वेश्चन। 100 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला मैम ने क्या बताया? मैम मास ऐसे लिख दूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम के टर्म में, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैम मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100। किसका किसका आंसर 10% आ रहा है? बताओ जल्दी से, किसका किसका आंसर 10% आ रहा है? सही है ना बेटा, कोई गलती तो नहीं है? मास परसेंट इज इक्वल्स टू 10%। कितने बच्चों का 10% आ रहा है? वेरी गुड, जैस्मीन ने बता दिया, गरिमा ने बता दिया, समीक्षा ने बता दिया, परफेक्ट। स्नेहा ने करेक्ट आंसर दिया है ना? पर्व ने करेक्ट आंसर 10% बोला है, अनमोल ने 10% बोला है, सोलंकी ने 10% बोला है, लीना ने 10% बोला है, प्रीति ने 10%, ऋतिक ने 10%, सभी ने 10% बोला है ना? पक्का? वेरी गुड बेटा, आप सब लोग अपने आप को एक एक लगा लो, बस एक, इतना सा मेरे कहने पे एक लेवल। माइन माइन, क्या बात है, सबका 10% है ना? सबका 10%। बेटा थोड़ा सा एक कष्ट करो, हल्का सा हाथ को बस ऐसे, आपको बहुत थोड़ा सा कष्ट होगा, हाथ को यहां तक लाना है और फिर खुद को एक लगा लेना है मैम की तरफ से। सिर्फ मैम की तरफ से ले लो यार ये गिफ्ट, सिर्फ तुम्हारी मैम के दिल से, मेरी तरफ से दिल से मैं तुमको। बेटा तुम ऑफलाइन में मिल जाते ना इस क्वेश्चन में, मजा ही आ जाती है ना? कितने सारे मी 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 आ रहे हैं, मन कर रहा है हर एक मी को पकड़ के निचोड़ दूं, आई मीन निचोड़ दूं, है ना? इतना पिटोगे तुम सबके सब। सबका 10% आंसर आ रहा है। हाँ 10% का तो बेटा तुम्हारा दिमाग है, उसके बारे में मैं थोड़ी बात कर रही थी। मैं 100 में से कितना परसेंट तुम्हारा दिमाग चलता है इसकी बात नहीं कर रही थी, मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रही थी। और ये सोल्यूशन गलत है, मास 10% नहीं आएगा, समझे? ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। 10 ग्राम सुक्रोज था, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम था, है ना? फिर 100 ग्राम पानी था, पानी एक सॉल्वेंट बना होगा और वो प्रेजेंट है 100 ग्राम। क्या नीचे सॉल्वेंट का मास रखना है? नहीं मैम, सोल्यूशन का मास रखना है नीचे, नीचे सॉल्यूशन का मास रखना है। सॉल्यूशन तुम्हें दिख रहा है कहीं? मास नहीं दिख रहा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट में जोड़ना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास 10, सॉल्वेंट का मास 100, ओवरऑल आ गया 110 ग्राम। 110 ग्राम उठा के यहाँ पे पुट करो इसे, तो यहाँ पे आएगा 110। दिमाग तो एकदम, मतलब ऐसा करते हो क्या क्लास में आने के पहले? मम्मी मम्मी केमिस्ट्री क्लास होने जा रही है, ये दिमाग मेरा यहाँ रखा है, इसको संभाल के रखना, मैं आता हूँ। छोड़ के आते हो क्या कहीं पे दिमाग? कैसी हरकतें हैं ये? हाँ 0 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा? मास परसेंट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 11, 100 अपॉन 11 आएगा आंसर। ठीक है, विच इज 11 9 99 पॉइंट लगाओगे। ठीक है, 1 बचा था, फिर एक 0 लगाओगे, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 9.09 समथिंग आ रहा होगा ना, 9.09 समथिंग समथिंग आ रहा होगा, चेक कर लेना। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, और ये मत सोचना कुछ ही पॉइंट की तो गलती थी मैम, 10 ही तो आ रहा है, पिट जाओगे, पूरा सोल्यूशन गलत है वो आपका। जो आपने वो सोल्यूशन किया है वो पूरा सोल्यूशन ही गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 9.09। ठीक है, छोरी बच्ची हो क्या वाला क्वेश्चन था, तब भी नहीं कर पाए तुम लोग। चलो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब चीजें नोटिस किया करो क्या लिखा है बेटा, बाकी तो फालतू की सारी चीजें तुम उसमें नोटिस करते आए आज तक, है ना? तुमसे एक क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें जो नोटिस करनी है वो हो नहीं रही है। क्या करेंगे आप ऐसी जिंदगी का मेरा बच्चा, क्या करेंगे आप ऐसी जिंदगी का, है ना? तो थोड़ा सा होश में रह के क्वेश्चन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl is present in 100 ml of solution. 100 ml,
ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, डेंसिटी आपको गिवन है 1.2, ठीक है। तो मास परसेंट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, मास ऑफ सॉल्यूशन 100। अब तो नहीं करोगे ना ये, अब कर दोगे तो अब तो बेटा इतना गंदा पिटोगे ना, मैं तुमको ये नहीं बोलूंगी हाथ उठा के खुद को मारो, मैं बोलूंगी एड्रेस भेजो और मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। चलो तो भाई अब इस बार तो बहुत ही बेसिक है मैम, ये ml में गिवन है, मतलब ये मास गिवन ही नहीं है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है हमें, तो वॉल्यूम से क्या लेना देना मैम, ठीक है कोई लेना देना नहीं, पर डेंसिटी तो गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, पहले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया गया है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमेशा याद रखना डेंसिटी सोल्यूशन की ही आपसे हर जगह दी होती है, तो ये भी लिख लिया करो, सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1.2, निकालना क्या है मास, इसको यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना गिवन है 100 ml इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो मास ऑफ सोल्यूशन यहां से कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो काटोगे, 120 ग्राम, ठीक है। एक बार प्लीज चेक कर लेना सही है, ठीक है, एक बार रीचेक कर लेना, कैलकुलेशंस वगैरह खुद से जरूर चेक कर लिया करो, हो सकता है गलती में जल्दी में गलती कर दूं, ठीक है, जल्दी में गलती कर दूं। चलो गिवन मास है 10, है ना, और मास ऑफ सोल्यूशन इज 120 into 100, 0 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा, ये हो जाएगा मास परसेंट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 12, है ना, कितने से जाएगा, 12 8 जा 96, है ना, 4 बचा, 12 3 जा 36, 83 पॉइंट, है ना, 36, 96 4 बचा, 36 4 बचा, फिर से 0.33, 83.33 समथिंग आ रहा है क्या, 83.33 समथिंग आ रहा है क्या, चेक कर लेना कैलकुलेशन, 83.33 समथिंग आ रहा है क्या, अच्छा एक सेकंड, 12 3 है ना, 96 फिर पॉइंट लगाए, एक जीरो लगाए, 8.33 समथिंग, सॉरी 8.33 आ रहा होगा, 8.33 समथिंग आ रहा होगा ना, 8.33 समथिंग आ रहा है क्या, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो भाई पहला आपको समझ में आ गया होगा, मास परसेंट का मतलब, मास परसेंट सबसे आसान होता है, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा मास परसेंट पे एक और चीज नोट करिए, मास परसेंट जो होता है ना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। चलो अब आते हैं हम मोलारिटी पे। मोलारिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, अब तीनों ही जो आने वाले ना, तीनों ही बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, थोड़े नहीं है, बहुत जरूरी है। एज आई सेड बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से भी, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, देखो मैंने एक सोल्यूशन वापस से लिया, ठीक है, अब मैंने बोला ये पता है सोल्यूशन कितना है, तुमने बोला मैम कितना है, मैंने बोला 1 लीटर है ये सोल्यूशन, पूरा 1 लीटर का सोल्यूशन है। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डाल रहे हो, जो मैं एक्शन कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उसको दिमाग में बैठाओ, यहां से चीजें मेमोराइज होंगी आपको। मैंने एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डाले, 1 लीटर के सोल्यूशन में मैम ने कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले, कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डाले, दैट इज नोन एज मोलारिटी। आया 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 मोलारिटी समझ में आया, मोलारिटी समझ में आया, ठीक है ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना यार, कुछ इधर उधर हुआ पॉइंट वगैरह चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट समझो। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैम ने डाले, दैट इज नोन एज मोलारिटी। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है पूरा का पूरा मोलारिटी, ठीक है। देखो 1 लीटर सोल्यूशन में मैम ने कितने नंबर ऑफ मोल्स डाले, किसके, सॉल्यूट के, सॉल्यूट के, उसे आप बोलते हो मोलारिटी। इट इज इक्वल टू द number of gram moles of solute present in 1 liter of the solution। तो नीचे क्या रख रहे हो डिनोमिनेटर में, सोल्यूशन। बेटा मोलारिटी का सिंबल होता है कैपिटल M, कैपिटल M इसका सिंबल होता है। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम को आप हमेशा रखते हो इन लीटर्स, इन लीटर्स, ठीक है।
तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि लीटर में आपको वॉल्यूम रखना है, ठीक है। अच्छा, मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है, देखो यहां से निकल के आएगी। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, वॉल्यूम की लीटर होती है लीटर, सॉरी वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, तो मोल पर लीटर। इसकी एक और यूनिट है, इसी को आप बोलते हो बेटा कैपिटल एम। या तो मोल पर लीटर लिख दो या तो कैपिटल एम लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो मतलब आपने लेट से आंसर निकाला, आपका आंसर है 2.4 मान लो, तो 2.4 एम लिख दो, ये इसकी यूनिट हो गई। या तो लिखो 2.4 मोल पर लीटर या तो लिखो 2.4 एम, ये इसकी ज्यादा यूज की जाई हुई यूनिट है। ज्यादा कौन सी यूज होती है? कैपिटल एम वाली, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख के आ जाओगे, पर आपको दोनों यूनिट क्या पता होना चाहिए। अब अगर बात करें मोलारिटी की, मोलारिटी जो होता है ना बेटा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कई बार मोलारिटी मोलालिटी के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाएगा, तो जो मैं बता रही हूं उसी हिसाब से आप डिफरेंस भी याद कर लो। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इनफैक्ट आपको याद होना चाहिए एक बात बेटा, जिस भी चीज के नीचे, किसी भी चीज के अगर कभी भी डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा होता है ना, तो वो चीज टेम्परेचर पे हमेशा डिपेंड करती है। और देखो इसके नीचे वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम, क्योंकि लीटर के टर्म में आप टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कोई चीज, है ना। लीटर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें याद रखना है ये पूरी की पूरी चीज। मैं एक बार वापस से फटाफट से मोलारिटी रिपीट करूं। मोलारिटी क्या है? सबसे पहला डिफरेंस मोलारिटी और मोलालिटी में उनकी डेफिनेशन होती है, जिसमें मोलारिटी क्या है? मोलारिटी इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स हम डाल रहे हैं, दैट इज मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तीसरा, यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर विच इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एम, ये इसकी यूनिट होती है। तो 3 डिफरेंसेस यही सेम आपको मैं मोलालिटी में बताऊंगी, और इसी को हमें याद रखना है दिमाग में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। सिंबल इज कैपिटल एम। क्वेश्चन, calculate the molarity of a solution containing 5 gram NaOH 450 ml of solution। तो molarity is equals to number of moles of solute present in 1 liter of solution, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जिसको आप रखते हो इन लीटर्स, ठीक है। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो मैम पता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो। कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालना सबने सीखा है। गिवन मास कितना है? मास गिवन इज इक्वल्स टू 5 ग्राम। मोलर मास कितना है? नहीं दिया मैम, निकाल सकते हैं बिल्कुल मैम। सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1। कितना आएगा? 10, 1 कैरी, 2 3 4 40 आ गया इसका मोलर मास। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है मैम? 450 ml, ठीक है। चलो तो हम आंसर में यहाँ पे क्या रखेंगे? हम बोलेंगे मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। कितना है? गिवन मास है 5, मोलर मास कितना है? कई लोग यहाँ पे सॉल्व करने लग जाते हैं, पहले गिवन मास अपॉन मोलर मास फिर नंबर ऑफ मोल में रखते हो। मैं कहती हूँ हमेशा डायरेक्ट करो, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। गिवन मास इज 5, मोलर मास आ गया 40 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 450, पर 450 क्या है? ml में है, कन्वर्ट करो लीटर में, डिवाइडेड बाय 1000। क्या बोलोगे? बोलोगे 450 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ताकि वो लीटर में आ जाए, क्योंकि हमें आंसर लीटर में रखना है। हमें जो आंसर में रखना है, हमें जो फॉर्मूले में रखना है वॉल्यूम, वो हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो 450 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ से मोलारिटी क्या हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 40 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा अपॉन 450। 0 0 विल गेट कैंसिल आउट, है ना। 5 9 जा 45, कितना आ गया? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, है ना। तो 5 अपॉन 80, चेक कर लो कितना होता है, चेक कर लो कितना होता है। तो यहां से आ जाएगा मोलारिटी, यूनिट कैपिटल M लिखा जाएगा, ठीक है। बताओ आया समझ में? किसे किसे क्लियर हुआ मोलारिटी? किसे किसे मोलारिटी क्लियर हुआ? किसे किसे मोलारिटी क्लियर हुआ? 0.277 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। 0.277
इन द चैट बॉक्स किसे किसे मोलारिटी समझ में आ रहा है? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? वापस एक बार बता दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल थोड़ी डायरेक्ट गिवन है। हाँ, अगर कभी डायरेक्ट गिवन होता है इतने मोल्स हैं तो डायरेक्ट उठा के रख देते, नहीं गिवन है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। यार अभी तो पढ़ा है आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना इतने दिनों में, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना है, इतना दिमाग में हमें हमेशा बैठाना है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में। What is the molarity of sulfuric acid? ठीक है, तो पहले लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो चलो लिखते हैं। हमें गिवन मास है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड एक सॉल्यूट बन जाएगा जो कि है 49, है ना, ये हमें गिवन मास है। 100 ml सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 100 ml, सबको पता है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 अपॉन 1000 हो जाएगा लीटर। और कुछ गिवन है? गिवन मास है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल तो गिवन नहीं है, मतलब मोलर मास भी रखना पड़ेगा, है ना। तो मोलर मास निकाल लो, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोलर मास कैसे आएगा? हाइड्रोजन होता है 1, 2 बार है, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, कितना आएगा? मेरे ख्याल से 98 आता है, एक बार चेक कर लेना, 98 ही आएगा ना। 30, 64, 6, 7, 8, 9, 96, 97, 98, 98, 98 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया मोलर मास, ठीक है। चलो अब निकाल लो जल्दी से, मोलारिटी कैसे निकलती है मैम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है नहीं पता मैम, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 49, मोलर मास हमने निकाल लिया 98, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 अपॉन 1000। यहां से 0 0 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मोलारिटी इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 98 इंटू ये ऊपर जाएगा 10, है ना, 1000 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 49 2 सा होता है क्या? हाँ, और 2 5 सा, तो यहां से कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी 5। मोलारिटी इज इक्वल्स टू 5m। चलो भाई, आया सबका 5 आ गया आंसर, सभी बच्चों ने पहले ही आंसर बता दिया, वेरी गुड वेरी गुड, 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मोलालिटी। अब मोलालिटी का मतलब समझो। मोलालिटी का मतलब होता है, वापस से सेम देखो, मोलालिटी मोलारिटी एकदम जुड़वा लग रहा है ना, भाई बहन जैसे, मोलालिटी मोलारिटी एकदम एक जैसे, गुलू 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 जैसे नाम है ना, तो मोलारिटी और मोलालिटी सेम होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है मैम? छोटा सा डिफरेंस है, दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। जो मोलारिटी है उसमें डिनोमिनेटर में क्या आया था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो मोलालिटी है इसके डिनोमिनेटर में पता है क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मैंने इतनी तेज क्यों चिल्ला के बोला, तुम भी इसको नोट कर लो। नीचे सोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो आप, मास ऑफ सॉल्वेंट रख रहे हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नीचे डिनोमिनेटर में हम सॉल्वेंट रख रहे हैं। अभी तक कहीं नहीं रखा, देखो अभी तक देखो, मास बाय मास में भी नीचे सोल्यूशन था, मोलारिटी में भी नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, पर मोलालिटी इकलौता कॉन्सेंट्रेशन टर्म आया जिसके नीचे डिनोमिनेटर में जो बात हो रही है वो सॉल्वेंट के बारे में हो रही हो। तो मैम इसको समझा भी दो, जैसे हम मोलारिटी में बोले थे ना, ये 1 लीटर सोल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल डाल रहे हो सोल्यूट के, यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे आप बस 1 लीटर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल गए हैं सॉल्यूट के। वापस से मैम, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डाले, दैट इज मोलालिटी। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या 1000 ग्राम ऑफ 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। तो वापस से मैम एक बार और, एक बस मेरी आंखों में देखो, आंखों में देख के तुम पूरी पढ़ाई कर लोगे, समझ रहे हो, आंखों में देख के तुम्हें पूरी पढ़ाई करनी है, समझो। इसमें क्या बोल रहे हैं? कितना मास ऑफ सॉल्वेंट है और उसमें कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं। तो हमने क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसे आप बोलते हो मोलालिटी, ठीक है। अब पूरा देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, किसमें मैम? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, किसमें मैम? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। डेफिनेशन रीड करिए, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, लो वॉइस आ रही है? नहीं बेटा लो वॉइस नहीं है, चेक कर भी चुकी हूँ मैं, लो वॉइस नहीं है। जबरदस्ती लो वॉइस लिखते रहे तो कहाँ लो वॉइस है, सही तो है वॉइस। कहाँ सुन रहे हो बेटा, क्या सुन रहे हो? चलो, तो ये होता है मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी का सिंबल क्या होता है? मोलालिटी का सिंबल होता है स्मॉल एम बेटा, स्मॉल एम। और मोलालिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब नीचे हम क्या रख रहे हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट रख रहे हैं, वो भी किसमें? किलोग्राम्स पे। ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, यस मैम। अच्छा, यूनिट इसकी क्या आएगी? यूनिट इसकी क्या आएगी? देखो, मोल ऊपर है, पर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास किलोग्राम में, तो मोल पर किलोग्राम, और इसी को आप लिखते हो एज स्मॉल एम। यानी कि मोलारिटी का जो सिंबल है वही उसकी यूनिट है, और मोलालिटी का जो सिंबल है वही उसकी यूनिट है। तो ये यूनिट भी हमें याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, जो मोलालिटी होता है ना, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंट, मोलारिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस लिख लोगे। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सिंबल उसका कैपिटल एम, इसका सिंबल स्मॉल एम, उसकी यूनिट मोल पर लीटर यानी कि कैपिटल एम, मोलालिटी की यूनिट मोल पर किलोग्राम यानी कि स्मॉल एम। तो आपसे अगर इसका कोई भी डिफरेंस पूछे तो आप ये डिफरेंस भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल मोलालिटी का मतलब हुआ। मोलालिटी समझ में आया? समझ में आया? इस तरीके से इसको नोट करो। नंबर ऑफ मोल्स बाकी तो आपको पता ही है यार, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये तो आप पढ़ के ही आए हो। या गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7 लीटर, है ना। तो ये तो आप सब पढ़ के आए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मोलालिटी निकालना है। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड 75 ग्राम बेंजीन में प्रेजेंट है। तो अब आप मुझे बताओ क्या होगा। देखो, सबसे पहले लिखो, मोलालिटी होता क्या है मैम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यानी कि मैम मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी मैम केजी में लेना है। ठीक है, ये मैम इसका फॉर्मूला होता है। और नंबर ऑफ मोल्स अगर डायरेक्ट नहीं गिवन है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो क्या क्या गिवन है। गिवन मास कितना है? गिवन मास है मैम 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। अब आप खुद से सोचो बेटा, ये इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम है और वो 75 ग्राम है। जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। तो वो हमारा सॉल्वेंट बन गया, ये हमारा सॉल्यूट बन गया। ये तो सबको समझ में आ गया ना। जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो गिवन मास कितना है? 2.5 ग्राम। ठीक है मैम, समझ गए, गिवन मास आ गया। मोलर मास कितना है? नहीं गिवन। मोलर मास निकाल लो जल्दी से। मोलर मास निकाल लो किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट के लिए तो रखना है गिवन मास और मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताओ कितना होगा? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH। इसका मोलर मास बताओ कितना होगा? कार्बन का मास होता है, कार्बन का मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 और 4 बार हाइड्रोजन है, 4 लिख देती हूँ मैं टोटल। ठीक है, प्लस कार्बन बल्कि 2 बार था तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो। 2 बार कार्बन है, 4 बार हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 बार है। कितना आएगा? 24 प्लस 4 प्लस 32, है ना। 2 बार कार्बन है, 2 बार ऑक्सीजन है, 4 बार हाइड्रोजन है। सही। कितना आ गया? कितना आ गया? 4 8 9 10 1 कैरी 60 ग्राम पर मोल। ये आ गया इसका मोलर मास 60। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75 ग्राम। ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75 ग्राम। लेकिन आपको रखना किसमें? किलोग्राम। तो इसको 1000 से डिवाइड करो। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। 1 2 3, 3 चीजें रखनी है, तीनों चीजें हमें मिल गई। ठीक है, अब उठा के रख दो, अब कुछ नहीं करना है। मोलालिटी इज इक्वल्स टू मैम गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी मैम किलोग्राम में। बस बताओ किसे किसे समझ में आया? हमारे कितने बच्चों को क्लियर हुआ? मोलालिटी इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन
75। बस सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाना, यहाँ से 0 हटाना, यहाँ से 0 हटा देना, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना 5 3 जा 25 3 जा, हाँ 25 3 जा 75 है ना, तो ये जाएगा 3 टाइम्स। फिर क्या आएगा, कितना आ गया, यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/9 है ना। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू 5/9 मतलब कितना होता है, 5/9 9 0.0 लगाओगे 5 9 5 जा 45 है ना, 9 5 जा 45, 5 बचा, फिर 9 5 जा 45, 0.55 समथिंग आ रहा हो शायद, यूनिट स्मॉल m। बताओ इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स कितने बच्चों को क्लियर हो। बेटा परसेंट नहीं लगाना है, परसेंट नहीं लगाना है, परसेंट कहाँ आ रहा है इसमें, मोलारिटी, मोलालिटी में कोई परसेंट सिर्फ मास बाय मास में, बेटा परसेंट सिर्फ मास बाय मास में है और किसी में नहीं है, ठीक है, परसेंट सिर्फ मास बाय मास में है। क्लियर हुआ, बताओ एक बार जल्दी से बता दो कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ, कितने बच्चों को मोलालिटी भी समझ में आ गया। हमने पढ़ लिए हैं, सबसे पहले हमने मोलारिटी, हमने मास बाय मास पढ़ा, हमने मोलारिटी पढ़ा, हमने मोलालिटी पढ़ा। कितने बच्चों को तीनों चीजें क्लियर हो गई अच्छे से, अच्छे से क्लियर, क्लियर क्लियर मत करना, क्लियर क्लियर किसे हो रही है, किसे ये चीजें दिमाग में बैठ गई कि हाँ भाई अब कोई भी क्वेश्चन दे दो हम कर लेंगे इससे रिलेटेड, आ रहा है इस तरीके से। चलो परफेक्ट परफेक्ट। बोर्ड्स में इसका क्वेश्चन पहले तो नॉर्मल लेवल का भी आता था, अब तो बहुत घुमाने लग गए, मतलब मोलारिटी कोई, मैंने आपको बोर्ड्स का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डोंट वरी, एक बोर्ड्स का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी है, समझा दूंगी मैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग इतना किलोग्राम ऑफ दिस मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। क्लास 12 का क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले इसका मतलब बताओ, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया होता है बेटा NH2CO NH2, ठीक है। इसका मास हमें निकालना है, मतलब गिवन मास हमें पता करना है, W की वैल्यू इस बार बतानी है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग दिस किलोग्राम ऑफ दिस मोलर सॉल्यूशन। बहुत अलग क्वेश्चन है, पहले इसका मतलब बताओ, इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मतलब मोलालिटी, मोलर मतलब मोलालिटी, तो ये मोलालिटी की वैल्यू है, स्मॉल m इज इक्वल्स टू 0.25। अब सुनो एक बात, पहले इस लाइन को आप लिखो, क्या है इस लाइन का मतलब लिखो, इसका मतलब है 0.25 मोल्स प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। ये किसे किसे समझ में आया, और तब जाके आप यहाँ पे समझोगे कि ये क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है 2 मोल्स प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट में। ये किसे किसे समझ में आया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे आपसे कई बार बोल देगा 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मोलर बोल देगा तो 2 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और मोलल मोलालिटी, इसीलिए मैं बोल रही थी जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है वो हल्के मत लेना, डेफिनेशन लिखी है ना हर एक में। व्हाट इज मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर किसी ने तुमसे बोल दिया 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब 0.25 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या जैसे आप बोल सकते हो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये लाइन लिखो, पहले ये लाइन लिख लो। अगर समझ में आ गया तो पहले वेरी गुड, नहीं आया था तो लिखो। किसी भी चीज का मोलर सॉल्यूशन या मोलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन का मतलब होता है, वो जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना यहाँ पे वो है, देखो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25, 0.25 मोल्स है आपके पास, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है, देखो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम लिख लो, है ना, या तो फिर 1 किलोग्राम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो 1 किलोग्राम, ठीक है, एक ही बात है, ग्राम के टर्म्स में रख लो चाहे किलोग्राम, आंसर में आपको, सॉल्यूशन में आपको किलोग्राम के टर्म्स में रखना है, ठीक है। कई लोग 2.5 किलोग्राम समझ लेते हैं सॉल्वेंट, कहीं 2.5 किलोग्राम है, नहीं, वो बोल रहे हैं कितना यूरिया की जरूरत है इतना किलोग्राम बनाने के लिए। तो इस पे भी आप आओगे, अभी इसको मत टच करो, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो यूनिटरी मेथड की बात हो रही है, 2 चॉकलेट 5 रुपए की है तो 1 चॉकलेट कितने की है, 2.5 रुपए की है।
तो बोल रहा है कि कितना मास ऑफ यूरिया लगा होगा 2.5 किलोग्राम ये बनाने में। तो पहले 1 किलोग्राम के लिए निकाल लोगे, फिर 2.5 किलोग्राम के लिए निकाल लेना, ठीक है। और क्या है, और क्या बताओ, और क्या? मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ यूरिया NH2CONH2, मोलर मास निकालो NH2CONH2। नाइट्रोजन कितना है, 2 बार नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होता है 14, 2 बार है। हाइड्रोजन होता है 1, 4 बार है। कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16। 28 + 4 + 12 + 16 कितना आ रहा है? 20, 2, 3, 4, 5, 6, 60। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। आप उठा के एक एक करके इसको पुट कर दो, एक एक करके इसको निकाल लो, ठीक है। चलो यहां तक पहले बताओ, किसी को कोई दिक्कत आई? किसी को कोई भी दिक्कत आई तो पहले मुझे ये बताओ। क्या 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 किसी ने कुछ पूछा? मैम क्या लिखा था यार? मैथ्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री? अरे वाह बेटा वाह, इतनी देर मैंने इस कमेंट को ढूंढा, इसे क्या समझ नहीं आ रहा है, कह रहा है मैथ्स मैथ्स है या केमिस्ट्री? बेटा अब मैथ्स तुम्हारे हर एक में आने वाला है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स तो सब में आने वाला है, मैथ्स तो सब में आने वाला है। मैथ्स से पीछा नहीं छुड़ा सकते तुम बेटा किसी से पीछा छुड़ा लोगे तो मैथ्स से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे अब, ठीक है। चलो ठीक है, 62 तो नहीं आ रहा? 62 क्यों लिख रहे हो? कैलकुलेट कर लेना, वैसे 60 आ रहा होगा। एक बार रिपीट करूं, फटाफट से सुनो। यूरिया कितना जरूरी है 2.5 किलोग्राम बनाने के लिए मोलर एक्वस सोल्यूशन? तो मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब है इतने मोल्स प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में? हमें गिवन मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम हो गया। तो अब पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल दिखवाया, क्या निकालना है पहले? नंबर ऑफ मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। 0.25 है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। गिवन मास हमें निकालना है मैम, मोलर मास हमने निकाल दिया 60, 60 ही आ रहा है ना, 60 ही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहां से बेटा गिवन मास की वैल्यू आ जाएगी विच इज 0.25 इंटू 60, ठीक है। तो यहां से W बताना पहले कितना आ रहा है, पहले W की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है ग्राम के टर्म्स में। 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, 6 5 जा 30, 15, ठीक है। इतना कुछ आ रहा होगा, 2 के पहले पॉइंट 1.50 समथिंग आ रहा होगा। ये आ गया हमारा गिवन मास, ये आ गया हमारा गिवन मास। अब सुनो, पहले बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? एक बार फटाफट से बता दो। 0.25 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड क्यों होगा बेटा? मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलर मास पता है, उधर ले चलो, है ना। पहले एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में हमारे बच्चे बताएंगे किसको किसको ये समझ में आ गया, किसको किसको ये समझ में आ गया। 15 15 15 आ रहा है मैम, चलो अच्छा 15 लिख लो। हमारा पॉइंट जो भी है एक बार चेक कर लिया करो, है ना। क्या पॉइंट की कोई दिक्कत हो गई है तो चेक कर लिया करो। 15 ग्राम आ रहा है, 15 लिख लो, ठीक है, 15 लिख लो, चलेगा। ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यहां तक किसी को कोई डाउट कि इसमें ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ? तो अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, पक्का पक्का। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां तक मुझे नहीं लग रहा किसने कोई डाउट अभी तक पूछा, क्लियर क्लियर लिखते जा रहे हो तो ठीक है। अब सुनो, गिवन मास आ गया, यस मैम। आपसे पूछा गया क्या गया है, वो बोल रहा है 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो वो बोल रहा है कि 2.5 किलोग्राम, क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, हमें निकालना है मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया in making 2.5 kilogram of molar aqueous solution, in 2.5 किलोग्राम अगर आपको सोल्यूशन में है तो, ठीक है। तो पहले सोल्यूशन का मास निकालो, सोल्यूशन का मास निकालो। देखो ये जो मास आया बेटा, ये किसका मास आया है मैम? ये मास किसका आया है? ये मास आया सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ
सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास आया है 15, सॉल्वेंट का मास था 1000। ग्राम के टर्म्स में रख रहे हो ना, क्योंकि ग्राम के टर्म्स में रख रहे हो, 1000 ग्राम है ना, ग्राम के टर्म्स में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1015 ग्राम, 1015 ग्राम। या किलोग्राम में करना चाहो तो कर लो, किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.015 किलोग्राम। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब लगा दो यूनिटरी मेथड, अब लगाओ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड कहता है कि अगर आप बात करो तो मैम 1.015 किलोग्राम में था टोटल कितना 0.25 किलोग्राम में था 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ये तो किसी को कोई डाउट नहीं आई हमने क्या किया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं आई हमने क्या किया, कोई डाउट तो नहीं है। देखो मास ऑफ यूरिया निकालना है, या ऐसे लिख लो 15 ग्राम यूरिया था, सॉल्यूट तो यूरिया है, 15 ग्राम यूरिया था, और उसने पूछा 2.5 किलोग्राम में कितना होगा। अगर 1.015 में इतना था तो मैम 1 किलोग्राम ऑफ यूरिया, 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन में 15 अपॉन 1.015 ग्राम ऑफ यूरिया होगा, है ना। तो 2.5 में कितना होगा, 15 अपॉन 1.015 इंटू 2.5। तो यहां से आ जाएगा हमारा आंसर, मास ऑफ यूरिया ग्राम के टर्म्स में। बताओ किसे किसे ही आया, किसे किसे ही आया, क्यों उड़ गया दिमाग से, क्यों उड़ गया, आया क्यों उड़ गया। 15 डिवाइडेड बाय, समझाती हूँ मैं, दोबारा समझाती हूँ, 015 इंटू 2.5, 36.94 समथिंग आ रहा होगा, 36.94 समथिंग आ रहा होगा। चलो जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया मैं एक बार रिपीट करती हूँ। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। वो बोल रहा था आपको मास ऑफ यूरिया बताना है रिक्वायर्ड इन मेकिंग इतना किलोग्राम ऑफ दिस मोलर एक्वस सोल्यूशन। इतना किलोग्राम मोलर एक्वस सोल्यूशन में कितना मास यूरिया का प्रेजेंट है, तो पहले हमें जो गिवन है उसके हिसाब से देखते हैं। तो हमने बोला आप बोल रहे हो 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन, तो इसका मतलब है 0.25 मोल्स प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो हमें गिवन मास मोलर मास सब पता चल गया। यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स रख के और गिवन मोलर मास रख के गिवन मास ऑफ यूरिया निकाल लिया। यानी कि कितना मास ऑफ यूरिया आया, 15 ग्राम। कितने सोल्यूशन में 15 ग्राम है, तो सोल्यूशन का मास निकाल लिया कि मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 15 तो मतलब ओवरऑल सोल्यूशन का मास आया 1.01 किलोग्राम, 15 है। तो हमने बोला इतने किलोग्राम में 15 ग्राम यूरिया है, तो इतने में कितना होगा, यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। अभी आया हमारे बच्चों को। और ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, आप ये मान के चलो बोर्ड्स लायक वाला क्वेश्चन है। 15 ग्राम कैसे आया, प्लीज एक्सप्लेन। बेटा आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब 0.25 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.25, रख दो। मोलर मास कितना है, अभी निकाल के दिखाया, 60 आया था, टोटल कैलकुलेट कर लेना, 60 आया था। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या निकाला हमने, मोलर मास। तो यहाँ से मास ऑफ यूरिया, ये है मास ऑफ यूरिया, ये जो W है ये है मास ऑफ यूरिया, ये जो W हमने लिखा हुआ है ये है मास ऑफ यूरिया जो हमने फाइंड किया, ठीक है। तो मास ऑफ यूरिया निकल के आया। अब क्योंकि वो बोल रहा था 2.5 किलोग्राम सोल्यूशन के लिए तुम्हें निकालना है, तो पहले जो तुमने निकाला है वो देखो कितना सोल्यूशन के लिए निकाला है। तो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास निकाला, हमने बोला इतने सोल्यूशन के लिए हमने निकाला है। मैम ये जो हमने 15 ग्राम निकाला है ना, वो इतने सोल्यूशन के लिए है, 1.015 किलोग्राम। तो मैंने बोला बेटा फिर 2.5 के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, पक्का आया। चलो देख लेना, लिख लेना। अब आते हैं हम आज का लास्ट टॉपिक, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एंड कर देती है यार, मैं सच में छुट्टी कर देती है। आज तो मैंने सोचा भी था टाइम पे ही करूंगी, पर हो क्या गया कि क्लास ही तुम्हारी 10 मिनट बाद शुरू हुई है ना। आज तुम्हारी छुट्टी टाइम पे ही होनी थी, पर किस्मत देखो पीपीटी ही डाउनलोड नहीं हुई, तो 10 मिनट आगे चलेगी क्लास। मोल फ्रैक्शन हेडिंग लगाइए। मोल फ्रैक्शन का मतलब समझो। मोल फ्रैक्शन कहता है कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन, पहले तुम्हें निकालना है, ये याद रखो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन तुम निकालने वाले हो
उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल के नंबर ऑफ मोल्स। मान लो मैंने बोला एक सोल्यूशन है, उसमें ए के भी मोल्स है, बी के भी मोल्स है, ए के भी मोल्स है, बी के भी मोल्स है, एक सोल्यूशन में दोनों के मोल्स है, और मैंने बोला मोल का फ्रैक्शन बताओ ए के लिए, तो ए के जितने नंबर ऑफ मोल्स हो डिवाइडेड बाय ए और बी जितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो। देखो ए के भी मोल्स डाल दिए हमने, बी के भी मोल्स डाल दिए एक सोल्यूशन में, और मैंने बोला मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स का फ्रैक्शन, मतलब दो चीजों का, किसी दो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने, टोटल के नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखने, आ गया मोल फ्रैक्शन। समझो 10 मिनट बस और चलेगी क्लास, सुनो ध्यान से। इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जिसके भी मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है उसके मोल्स अपॉन सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन में टोटल मोल्स है उसके मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन। वापस से मैम, मोल फ्रैक्शन बेटा इस तरीके से डिनोट करते हो ऐसे, स्टाइलिश एक्स, हाँ मैम एक्स तो स्टाइलिश है, स्टाइलिश एक्स पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पिट जाओगे, ठीक है ठीक है। स्टाइलिश एक्स, इसका नाम स्टाइलिश एक्स नहीं बोलता है, इसको बोलते हैं, कई बुक में इसको जाई लिखा रहता है, कई बुक्स में जीटा लिखा रहता है, जीटा, कई बुक्स में ईटा लिखा रहता है, ईटा, कई बुक्स में जाई लिखा रहता है, ठीक है, जाई ईटा जीटा जो भी है लिख लेना, ठीक है, जीटा बोल सकते हो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, लेट्स से मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ए का निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, तो बोलोगे मैम जितने भी ए के नंबर ऑफ मोल्स है अपॉन ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैंने बोला मोल फ्रैक्शन बी के निकालो, तो जितने भी बी के नंबर ऑफ मोल्स है अपॉन टोटल, यानी कि ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स। कई बुक्स में लिखा रहता है कि जो ए के नंबर ऑफ मोल्स और बी के नंबर ऑफ मोल्स आप जोड़ रहे हो उनको हम बोलते हैं एनटी, मतलब टोटल के नंबर ऑफ मोल्स, एनटी ऐसे डिनोट रहता है, तो मतलब वही है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये किसी के लिए भी निकाल सकते हो, ए के लिए भी निकाल सकते हो, बी के लिए भी निकाल सकते हो, अगर मैम सी भी जोड़ दिया होता तो सी के लिए भी निकाल सकते हो, है ना, फिर उसके नीचे टोटल सी लिखते हैं, लेकिन आपके में सी ऐसे 3 कंपोनेंट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बाइनरी सोल्यूशन ही आपके एग्जांपल में पूछे जाते हैं। बाइनरी सोल्यूशन मतलब जो दो कंपोनेंट से मिलके बने हो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी दोनों के जब मोल फ्रैक्शन निकाल लो ना, तो याद रखना इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो निकल के आया और बी जो निकल के आया, अगर इन दोनों को उठा के जोड़ दोगे तो ये दोनों यूनिटी होते हैं, 1 होते हैं। It is important to know that the sum of the mole fraction of all the component is unity. दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हो 1 के बराबर आता है। मतलब अगर आपने ए के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, लेट्स से ए के नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं 0.6, मान लो आपने एक क्वेश्चन किया उसमें ए के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.6, तो बी के लिए आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप बी के लिए सीधा बोलोगे 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो आप इसको प्लस करके इक्वल टू 1 रखना, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल के आ जाएगा, फिर से आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें याद रखना। अब आते हैं इसकी यूनिट पे, इसकी यूनिट मोल फ्रैक्शन की यूनिट, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपने बोल दिया तो हम रट लेंगे क्या? क्यों नहीं होती? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ two similar quantities, आप ध्यान से देखो बेटा, ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो मोल अपॉन मोल तो कैंसिल आउट हो गया, तो इस वजह से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। क्यों? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। दो सेम चीजों की रेशियो है, दो सेम चीजों को उठा के रेशियो मोल अपॉन मोल, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगी। वापस से मोल फ्रैक्शन पूरा रिकैप दे रही हूँ, सुनना ध्यान से। ए के मोल्स डाले, बी के मोल्स डाले, तो जिसके लिए भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसे जाई से डिनोट करते हो, या जीटा या ईटा कुछ भी बोल लो, तो जाई इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, लेट्स से मुझे ए के निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स का तो फॉर्मूला सबको पता है यार, लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है मैम? गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है? गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स सबको पता है यार, निकालना आता ही है ना। दोनों को जोड़ोगे कभी भी मोल फ्रैक्शन को हमेशा 1 के बराबर आएगा, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। मेरे ख्याल से ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इन aqueous solution which contains 20% of this by mass।
जब भी ये टर्म्स आए ना बहुत ध्यान समझा करो। 20% ऑफ आपको कोई चीज गिवन है बाय मास, इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो C2H6O2 है ना, C2H6O2 इसका गिवन मास की बात कर रहा है। गिवन मास है 20% बाय मास, मतलब 20% है इसका मास, 20% है इसका मास। इसका मोलर मास आपको ऑलरेडी गिवन है 62, ठीक है। और बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, इसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मतलब आपको बोल रहा है मोल फ्रैक्शन निकालिए C2H6O2 का। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स और किसके मैम, और किसके? तो 20% का मतलब समझो, उसने क्या बोला देखो, एक्वस सोल्यूशन। अगर हमारा कोई सोल्यूशन है बेटा, उसमें से 20% प्रेजेंट है C2H6O2 और वो एक्वस है, मतलब पानी की बात कर रहा है, तो बचा हुआ हो गया पानी H2O, और H2O कितना हो गया? 80%। भाई ओवरऑल सोल्यूशन को हम बोलेंगे 100% का एक सोल्यूशन होता है, उसमें से बाय मास उसने बोला 20%, मतलब 20 ग्राम हो गया ये, तो ये कितना हो गया? 80 ग्राम पानी हो गया। इस लाइन का मतलब समझा करो, और इसीलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रही हूँ। मैं आपको डायरेक्ट इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ कि ठीक है मोल फ्रैक्शन निकालो, दो चीजें जोड़ दी, आप कर लोगे, ये कर लोगे तो वो तो बहुत आसानी से कर लोगे। आपको बोलेगा कि लेट्स से वाटर प्लस बेंजीन की, लेट्स से वाटर प्लस इथेनॉल डाला, तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बताओ, तुम निकाल लोगे, क्योंकि ऊपर इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वाटर प्लस इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर वो आपसे पूछे ही ना, बताए ही ना सॉल्वेंट के बारे में, तब भी आपको देखना है क्या सॉल्वेंट इनडायरेक्टली गिवन है? यस। उसने बोला 20%, aqueous solution contains 20% this by mass, मतलब ये अगर 20% है तो aqueous है, मतलब दूसरा परसेंट जो है वो पानी का परसेंट है, और बाय मास का मतलब है कि जो वो परसेंट बोल रहा है वो मास के टर्म में ले जाओ, तो 20% का मतलब 20 ग्राम, 80% का मतलब 80 ग्राम पानी है। मतलब इसमें हमें और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? इंफॉर्मेशन ये है बाम कि मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर है 80 ग्राम, और सबको मास वाटर का मोलर मास पता है, वाटर का मोलर मास सबको पता है 18 ग्राम होता है ना। H2O निकाल लो, 2 + 16 = 18, सबको पता है 18 होता है, तो यहां से यहां पे लिखोगे H2। नंबर ऑफ मोल होता क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, उठा के रख दो फॉर्मूले में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको ए बोल दूं मैं, ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, या चाहो तो लिख लो जो भी लिखना चाहो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 कितना आ जाएगा? गिवन मास ऑफ C2H6O2 इज 20, मोलर मास कितना है? 62 होल डिवाइडेड बाय 20 अपॉन 62 प्लस 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 प्लस, गिवन मास कितना था? 80 अपॉन 80। सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ कर लोगे? अब कोई यूनिट मत लगाना, कोई यूनिट मत लगाना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, बोलो आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन? कितने बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन? इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स एक बार जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं? ये आएगा 0.32, ये आ रहा है 0.32, ठीक है, और 80 डिवाइडेड बाय 18 आ रहा है 4.4, ठीक है। तो 4.44 प्लस 0.32, 4.44 प्लस 0.32, 4.76, 4.76, 0.067 आ रहा होगा। यूनिट मत लगाना कोई भी। किसी किसी समझ में आया मोल फ्रैक्शन? पक्का वाला क्लियर हुआ? पक्का वाला क्लियर हुआ? अच्छे से आया? अच्छे से आया?
तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। आप चाहो तो बेटा अलग अलग भी कर सकते हो, बहुत सारे टीचर्स इसको अलग अलग करवाते हैं। वो कहते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आप पहले निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2, फिर निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, फिर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को उठा के यहाँ पे रखो। मैं बोलती हूँ डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो एक एक करके अलग अलग करो। मेरा हमेशा मोटिव रहता है टाइम बचाना, है ना, हमें सिर्फ आंसर नहीं करना है, हमें टाइम पे आंसर करना है। ये मेन मोटिव है अपना केमिस्ट्री में जो आप कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होगे तो आप ये चीज कर ले जाओगे। तो मैं ये मानती हूँ, क्यों इतनी देर करना भाई, इतना तो समझदार आपको ही ना, तो उठा के फटाफट फटाफट लिखते जाओ एक बार में। बाकी आपके ऊपर है, आपको कंफ्यूजन होती है तो आप प्लीज इसको सेपरेट करो। हर इंसान की अलग कहानी होती है, हर इंसान का अलग तरीका होता है समझने का, तो अपने हिसाब से उसको कर लिया करो, ठीक है। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, और ये होमवर्क क्वेश्चन 12th के बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ 1 मिनट में। 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 700 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मतलब आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 70 ग्राम, 700 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 700 ग्राम। टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इज इक्वल टू दिस। डेंसिटी गिवन है 1.5। डेंसिटी किसकी गिवन होती है? सॉल्यूशन की, ठीक है। रेशियो ऑफ मोलालिटी वर्सेस मोलारिटी आपको बताना है, ठीक। तो पहले आप मोलालिटी निकालोगे। मोलालिटी कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फिर उसके बाद आप मोलारिटी निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन आपको वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो आप यहां पे रखोगे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्यूशन का मास, वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और सॉल्यूशन की डेंसिटी। सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.5, सॉल्यूशन की डेंसिटी है बेटा 1.5। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको देखना है क्या है, और वॉल्यूम वॉल्यूम आपको निकालना है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है तो वो 70 प्लस 700 हो जाएगा, तो 770 आएगा, 770। तो वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो मैं यहां से हटा दूंगी, तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा 770 अपॉन 1.5। बस यही यहां से उठा के रखना है आपको, बाकी तो आप कर ही लोगे। बोलो क्लियर 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 क्लियर। चलो वेरी गुड। अब दोनों को उठा के रेशियो रख देना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में ना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास दोनों के लिए। फिर सॉल्वेंट का मास रख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, उठा के रख दो। ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, इसका सोल्यूशन आपको पीछे दिया हुआ है, तो आप देख लेना एक बार जरूर से। और यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर 1। पहले एक बार बताओ यार चैप्टर 1 कैसा लगा? चैप्टर 1 कैसा लगा आपको? एक सच बात बताऊं, पिछले साल ये चैप्टर आपको क्या लग रहा है कितने क्लास में हुआ होगा? पिछले साल ये चैप्टर मैंने कराया है 6 क्लास में, 6 क्लास में विद डाउट बेटा, विद डाउट सेशन। और इस बार कितने हुए? 8 क्लास प्लस डाउट सेशन, मतलब 9 क्लास टोटल। 3 क्लास तुमने बेटा एक्स्ट्रा करवाई है, तुमने 3 क्लास एक्स्ट्रा करवाई है मुझसे इसमें, समझ रहे हो? आपने इसमें 3 क्लास एक्स्ट्रा ली है। ये पहली क्लास है 11th जिसमें पहला चैप्टर 8 से 9 क्लास में हुआ। अब मैं इसका रीजन समझाती हूँ, 2 रीजन। पहला रीजन कि तुम लोग बहुत बार रिपीट करने को बोलते हो, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आपको जब बैच दे रहे थे तो हम गा रहे थे कि जितनी बार पूछना है पूछ लो, वो एक मीम होता है ना, फिर जैसे ही बच्चे ने पहली बार पूछा चुप नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जितनी बार पूछोगे मैं आपको बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है आप स्टार्टिंग में भी 10th से आए हो, थोड़ा कंफ्यूजन आ सकती है, डाउट आ सकता है, कोशिश करो थोड़ा सा जल्दी समझने की। पर मुझे पता है आप 3-4 चैप्टर के बाद खुद थोड़ी आदत लगने लगेगी, तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आप जितनी बार पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, वो मेरे ऊपर है। दूसरी चीज, मैंने आपको विद टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आखिरी दिन पे आपको जब कोई एनसीईआरटी देख रहे हो या आपको लग रहा है अरे यार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इसमें आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चंस भी कुछ हैं। और अगर आपने बेटा ये जो जितने मैंने आपको चैप्टर में क्वेश्चंस कराए इतने भी कर लिए ना, तो आप एनसीईआरटी बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। और इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। कल मतलब जो भी आपकी डाउट सेशन, अब कब है? अब आपका मेरी क्लास आज क्या ट्यूसडे है ना, फ्राइडे को है, तो फ्राइडे को डाउट सेशन है। अब आप एक होमवर्क भी पहले लो, सबसे पहले तो एक होमवर्क लो। अब आपका बेटा होमवर्क है कि आपको 1 आवर निकालना है और कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करना है, इस बार से तापुर मैम ने एक एक्स्ट्रा चीज लाई हुई है,
और वो एक्स्ट्रा चीज है, ये हर साल नहीं होता था, मैं 11th 12th में देखो नहीं होता है, क्योंकि 11th 12th में पूरी समरी देना एक चैप्टर की बहुत मुश्किल होता है। ये 9th 10th में हर टीचर कर सकता है, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी नहीं होता। अब आप खुद से सोचो 8 दिन में हमने अगर एक घंटा 15-20 मिनट तो रोज की क्लास होगी एवरेज, है ना, 1 घंटे भी मान लो तो आप मान के चलो 8 से 9 घंटा, मतलब ओवरऑल जोड़ोगे ना 9 घंटे में आपका ये चैप्टर हुआ है। तो 9 घंटे को समराइज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इस साल से मैंने बोला हुआ है कि इस साल से मैं आपको पूरी समरी दूंगी, तो डाउट सेशन वाले दिन मैं पूरा चैप्टर समराइज करूंगी। क्योंकि क्या होता है, लेट्स से किसी को मोलैरिटी समझ में नहीं आया, किसी को परसेंटेज कंपोजिशन नहीं आया, किसी को एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं आया, तो इससे पहले कि आप ये चीज मुझसे पूछो मैं खुद ही आपको ये चीज बता दूंगी, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। तो आपका जो डाउट सेशन है उसमें मैं आपको क्विक समरी दूंगी, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी क्विक समरी, ठीक है। क्विक समरी उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्विक समरी आपको भाई मेरी तरफ से मिल जाएगी। इसके अलावा हम डाउट सेशन वाले ही दिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेंगे। बाकी बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लगवाया है। मेक श्योर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मेक श्योर आने से पहले आपके पास डाउट्स हो, आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या हुआ है, आपके पास खुद के दिमाग में इसका पूरा रिविजन बैठा होना चाहिए, ठीक है। 2 दिन बाद क्लास है, 2 दिन की तुम्हारे पास छुट्टी है। अब मुझे पता है मेरे लिए तो छुट्टी है, पर तुम्हारे लिए नहीं है, आपकी क्लासेस और भी हो रही होंगी, कोई बात नहीं, अच्छे से ध्यान दो बाकी सब्जेक्ट्स में भी। केमिस्ट्री में क्योंकि तुम्हें खुद से ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मैम ही क्लास में पूरा तुम्हारा ध्यान करवा देंगी। जितना मैं पढ़ाऊंगी, जो मैं पढ़ाऊंगी, जैसे मैं पढ़ाऊंगी, उतना वो वैसे ही आपके एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको इतना सरदर्द केमिस्ट्री में नहीं लेना है, वो मैं संभाल लूंगी। तुम बाकी सब्जेक्ट में मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेरी तरफ से होमवर्क बस याद रखना, थोड़ा सा रिवाइज करना। अगर आपने इतने दिन में कोई लापरवाही कर दी, कभी कोई रिवीजन करके नहीं आया, अब मत करना। क्विक समरी अपने हिसाब से एक चैप्टर को रिवाइज जरूर करना। नोट्स फुल बन जाने चाहिए, सबके नोट्स सबके फुल बन जाने चाहिए। और मैं एक बार और बोल दूं बेटा, जितने भी फॉर्मूलाज है मेक श्योर कॉपी के लास्ट पेज में लिखो। कॉपी के लास्ट पेज में केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला, केमिस्ट्री की कॉपी है उसका आखिरी पेज सिर्फ इसलिए बना लो कि इसमें फॉर्मूला है, सिर्फ उसमें फॉर्मूला होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला नोट करते हुए चलो हर जगह पे, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज है ना बेटा। 5वें चैप्टर मैं बता रही हूँ, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आते आते तुम्हें लगेगा कि बस गिव अप मैम, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दो, इक्विलिब्रियम में आते तो कंफर्म गिव अप कर दोगे अगर फॉर्मूला अलग से नहीं लिखते हुए चल रहे होगे। तो मेक श्योर ये हैबिट में डालो, फॉर्मूलाज लिखो, ठीक है। बाकी मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 1। इसका एक डाउट सेशन होगा नेक्स्ट जो भी क्लास है फ्राइडे को। सी ऑल देयर, बाय बाय, टेक केयर। डीपीपी मिल जाएगी बेटा, पहले डाउट सेशन कर लो एक बार। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग। और केमिस्ट्री में डीपीपी नहीं सीपीपी होती है, विच इज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, चलो ठीक है। ही क्या लिख रहे हो तुम लोग ये, चलो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, खत्म, टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में डाउट सेशन के साथ। मेक श्योर तुम्हारे पास डाउट्स हो, यानी कि आप रिवीजन करके जरूर आना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। पढ़ाई लिखाई करो, और रिवीजन किए बिना आए ना तो पिट जाओगे। बाय।